स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नमस्कार हमारे सारे व्यूवर्स को पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब गणेश जी का आगमन होता है तो ज़ोरदार तरीके से होना चाहिए, है ना? तो आप भी एग्री करते हैं मेरी इस बात से? तो आइए आज ज़ोरदार तरीके से गणेश जी का स्वागत करते हैं। और इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। ये एक विशेष जगह है जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। ये है महाराष्ट्र मंडल कानपुर। और हमारे कानपुर में भी महाराष्ट्र का जो स्टेज है, महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए, उसकी संस्कृति को कायम रखते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल का गणेश चतुर्थी का जो आयोजन है वो भव्य आयोजन यहाँ किया जाता है। और इस भव्य आयोजन को आप जानते हैं पिछले 100 वर्षों से किया जा रहा है। और पिछले 100 वर्षों से ये आयोजन इतने धूमधाम तरीके से होता है। और आप भी हमारे साथ आज गणेश जी के दर्शन कीजिए, गणपति बप्पा के नारे लगाइए और हमारे साथ आप भी आज चलिए और आशीर्वाद लीजिए बप्पा का। तो आइए चलिए आपको दर्शन करवाते हैं बप्पा के। बप्पा की आरती का आनंद लेते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे हम यहाँ के महामंत्री जी से और यहाँ पर आने वाले कुछ श्रद्धालुओं से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं पंडित जी, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अंदर और बप्पा की आरती का आनंद लेते हैं। नमो वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु वे वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं कामेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमन्तपर्या ईशा सार्वभौम दिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरानितदेशश्लोको विहितो मोतः अन्वेष्टारो मोतश्चासने आलिक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदिति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और मेरा नाम संजय फड़के है और मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। और हमारी पूरी कार्यकारिणी है, लगभग 11 लोगों की कार्यकारिणी है। जो पूरे गणपति जो गणेश जी का उत्सव होता है वो 11 दिन का होता है। तो 19 तारीख से 28 तारीख तक हर दिन कोई ना कोई फंक्शन होगा और हर दिन हर फंक्शन का कोई ना कोई अलग प्रभारी होता है। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। महाराष्ट्र मंडल की स्थापना 1924 में हुई थी और आज हम जिस वास्तु में खड़े हैं इस वास्तु का निर्माण सन 1947 में हुआ था। इस महाराष्ट्र भवन की वास्तु लगभग 36,000 स्क्वायर फुट के एरिया में बनी हुई है, जिसमें 6,000 स्क्वायर फुट का ऑडिटोरियम है और 5,000 स्क्वायर फुट का लॉन है। बाकी एरिया में बाल मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो हमारे अभी पूरे हो रहे हैं ये 2024 में हम लोगों का एक महाराष्ट्र मंडल का बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, जिसमें बाहर से काफ़ी लोग आएंगे और 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ होगा फरवरी 24 में। और उसमें भी काफ़ी हमने जैसे नितिन गडकरी जी हैं उनसे संपर्क किया था और योगी जी हैं, तो इस तरीके से कुछ मंत्रियों से हमने संपर्क किया हुआ। हम लोगों का एक बाल मंदिर करके यहाँ पर स्कूल चलता है,
यहाँ लगभग 400 बच्चे हैं और वो बच्चे हैं जिनके परिवार बहुत ही ज़्यादा, जिनकी इनकम नहीं होती है, बहुत लो इनकी इनकम होती है, वही परिवार के बच्चे यहाँ आते हैं। कोई रिक्शा वालों हों या कोई घर में किसी की माँ बर्तन मांजती है, ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इनकी इसमें भी जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनकी जो फीस है साल भर की, वो कुछ महाराष्ट्रियन परिवार उसको बेयर करता है। बहुत हम कहेंगे बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव है कि आपका मंडल जो है ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो इससे बड़ी हम कहेंगे और कोई बात नहीं होगी। और हम सराहना करते हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग जो हैं ये नेक काम करते रहें। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए आपने बताया कि बाहर से भी कलाकार और बड़े बड़े जो हैं आप लोगों को बुला रहे हैं, तो इसके लिए क्या खास तैयारियां आप कितने समय से आप शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में और क्या तैयारियां? गणेशोत्सव की जो हमारी तैयारी होती है ये लगभग मई या जून महीने से शुरू होती है। जैसे इस साल हमें अगर पता है कि सितंबर में आने वाला है, तो हमारी तैयारी मई जून से शुरू होगी। सारी प्लानिंग तब से शुरू होती है, कौन से दिन क्या प्रोग्राम होगा, उसके एंकरिंग कौन रहेगा, कहाँ से प्रोग्राम आएगा, फिर विभिन्न ऑल ओवर इंडिया संपर्क किया जाता है कि कौन आना चाहता है, फिर ये भी देखा जाता है कि हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से सारे प्रोग्राम सेट होते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल खुद अपना एक नाटक हर साल बिठाता है, मतलब मराठी नाटक। और जैसे आपको पता होगा बृहन महाराष्ट्र मंडल का दिल्ली में ये जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी नॉन महाराष्ट्र के बाहर जितने स्टेट्स हैं उसमें जो महाराष्ट्रियन परिवार हैं, वहाँ के जो लोग जो नाटक बिठाते हैं उनका एक कंपटीशन सेंट्रल लेवल पर दिल्ली में होता है। और कभी कभी हम लोगों का नाटक वहाँ कंपटीशन में भी जाता है। और हाँ, और कानपुर के नाटकों मतलब जितने भी गए हैं उसमें अभी तक कानपुर के नाटकों को काफ़ी सराहा गया है और काफ़ी अच्छे नाटक होते हैं और कुछ प्राइजेस भी हम लोगों के यहाँ पे मिले हुए हैं। वैसे हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जो हमारा कानपुर का जो थिएटर ग्रुप है वो वैसे भी बहुत उम्दा कलाकार हैं उसमें, और आज बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे पर भी पहुंच चुके हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे यहाँ के कलाकारों को। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे हम देखते हैं हमारे कानपुर वासियों को शायद इतना ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ का कि जब गणपति जी की स्थापना की जाती है, और हमें भी जैसा पता है कि उनको मोदक बहुत प्रिय हैं, तो विशेषकर इसके पीछे क्या कारण है कि मोदक ही उनको क्यों विशेषकर चढ़ाया जाता है? ये क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। और इसमें जैसे हर आप अगर अलग अलग कल्चर्स देखेंगे तो काली माँ का एक अलग वो होता है, उनका प्रसाद एक अलग होता है। तो गणेश जी की एक बहुत बड़ी कथा है ये मोदक के पीछे। अभी तो खैर टाइम कम पड़ेगा क्योंकि मोदक जो उनके लिए होता है वो स्पेशली 2 तरीके से बनता है। एक तो मतलब उसके जो प्रकार अलग अलग होते हैं, उसमें अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। हर घर में अलग अलग प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं और ये मोदक गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। और ये इस तरीके का मतलब महाराष्ट्रियन कल्चर में ये एक बहुत बड़ा वो है कि मोदक कैसे बनाया जाए। मेरी जहाँ तक मतलब मुझे जो नॉलेज है कि जो मोदक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक होते हैं जो स्टीम्ड वाले जो राइस फ्लावर से बनते हैं, और एक जो होते हैं वो फ्राइड। एम आई राइट? बहुत सही कहा आपने, ये मैं बोल नहीं पा रहा था, जो आपने कह दिया अच्छा लगा। तो ये स्टीम्ड वाले जो मोदक होते हैं, ये जैसे अभी मोमोज देखते हैं हम लोग, उस तरीके से उसका बाहरी आवरण होता है, लेकिन अंदर का जो इंग्रेडिएंट होता है वो एक स्वीट होता है। ये गणेशोत्सव है, इसमें जो महाप्रसाद होगा उस दिन लगभग 1000 के आसपास लोग यहाँ खाना खाएंगे, मतलब प्रसाद ग्रहण करेंगे। और उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो अपनी अपनी तरफ से 100, कोई 200, कोई 1000, कोई 400 ऐसे मोदक चाहते हैं, और उसका मतलब वो पूरा वितरण महाप्रसाद के दिन होता है। तो ये 24 तारीख को? हाँ, ये हमारा महाप्रसाद 24 तारीख को होगा। तो एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जैसा हमें पता चला है कि यहाँ हर रोज़ नए नए तरह के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, तो जो यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं
नए नए कलाकारों को मौका दिया जाता है, इसके लिए आप मतलब आपके जो पूरे मंडल के ये जो थॉट आया, तो इसके पीछे क्या विशेष कारण था कि हमें ऐसा कुछ करना है, या अपनी हम कहेंगे सबसे बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति से हम जुड़ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली यही है कि है क्या, बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। केवल हम लोग मतलब केवल महाराष्ट्रियन लोगों को ही इन्वॉल्व करना ये उद्देश्य नहीं है। काफ़ी लोग हमारे हैं, बंगालीज़ हैं, साउथ के लोग हैं, ये भी काफ़ी जुड़ते हैं। तो कभी कभी हम लोग उनके भी प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब उनको भी एक जैसे 11 दिन का होता है, तो एक दिन तो महाप्रसाद में चला गया, तो बच्चों के 10 दिन है, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम। अभी जब महाराष्ट्र की कल ही जो प्रोग्राम हुआ तो महाराष्ट्र में कीर्तन की परंपरा है, तो पूना से एक लेडी आई थी, उन्होंने यहाँ कीर्तन पेश किया था, और कीर्तन का सब्जेक्ट भी क्या था, छत्रपति शिवाजी। महान मतलब कीर्तन एक ऐसा वो है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट, क्रांतिकारी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर आप कीर्तन कर सकते हैं। बेसिकली कीर्तन में 2 प्रकार होते हैं, एक पूर्वा रंग होता है, एक उत्तरा रंग होता है। पूर्व रंग में जो है भगवान की महिमा बताई जाती है कि गणेश जी के इतने जो रूप है, उसमें हर अंग का, हर चीज़ का एक विशिष्ट है, उसके बारे में उन्होंने कल बताया। उसके बाद में शिवाजी कैसे हुए, और शिवाजी के बारे में उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें लोगों को बताई जो लोगों को नहीं पता थी। तो कीर्तन का एक रूप ये भी है। और महाराष्ट्र में जितने संत हुए हैं, उन्होंने आम जनता को समझाने के लिए एक ये कीर्तन की जो परंपरा है वो चालू करी थी, कि जिससे थोड़ा संगीत भी हो, कुछ कथानक भी हो, और वो कथानक उस रूप में पेश किया जाए कि जो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आए। ये एक परंपरा। फिर हमारे नाटक अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर संगीत संध्या होती है, फिर विभिन्न कॉम्पिटिशन्स होते हैं, म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सब यहाँ पे। एक और आपसे आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। हमने देखा है कि यहाँ के जो गणपति हैं, हमने सुना है कि वो इको फ्रेंडली हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी आपकी तरफ से इनिशिएटिव है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है गणपति लेकर आते हैं। तो और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमारा सिस्टम है, और हम लोग कहीं भी बाहर जाके गंगा जी में या इधर उधर, आजकल हमने देखा काफ़ी वहाँ पे गंदगी होती है, तो हम लोग अपने ही कैंपस में उनका विसर्जन भी करते हैं। इतना बड़ा हमारे पास वो है कि इसमें पानी भर के उसी में हम विसर्जन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन गोपाल वैजापुरकर। मदन जी, आप यहाँ इस परिवार के कब से हिस्सा हैं, यहाँ कब से आ रही हैं? मैं समझ लीजिए जन्म से, मेरी उम्र 66 साल की है, और मैं यहीं कानपुर में ही रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो समझ लीजिए यहीं। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और यहाँ पर इतना जो हम देख रहे हैं कार्यक्रम तरह तरह के होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो विशेषकर आपको कौन सा कार्यक्रम? गाने का। मैं गाता हूँ, मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं आती है, पर मुझे गाने का कार्यक्रम अच्छा लगता है। मैं गाने खूब गाता हूँ, और जब जहाँ गाने का मौका मिलता है माइक पकड़ लेता हूँ। तो आज हो जाए? अभी आप बताइए क्या गा दूँ? तो आज गणेश जी के नाम 2 पंक्तियाँ हो जाए। हाँ, एक लता जी का भजन है, तुझ माग तो मी आता, माग तो आता, तुझ माग तो मी आता, माग तो आता मज द्यावे एक दंता, तुझ माग तो मी आता। वाह, क्या बात है। अभी फ़िलहाल तो हमारा मन कर रहा है कि हम भी झूम उठे गणेश जी के इस दर पे आके। तो आप हमें फ़िलहाल ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि इको फ्रेंडली गणपति हैं, और यहीं पर हमने सुना है कि उसका विसर्जन किया जाता है, तो सालों से यही परंपरा चली आ रही है कि? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। पहले गंगा में जाके विसर्जन होता था, पर जब से सरकार और समाज इसके प्रति जागरूक हुआ है, तब से ऐसा इधर ही सामने एक पॉन्ड है बड़ा सा, इसमें विसर्जित किया जाता है। तो आपसे और आपके परिवार से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें मिल रही हैं, और हमें लगता है हमारी वजह से हमारे व्यूवर्स को भी पता चल रही होंगी। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं। और बाकी यहाँ मोदक के अलावा कोई ऐसा विशेष प्रसाद है जो यहाँ पर चढ़ाया जाता हो गणपति? एक प्रसाद होता है जो वहाँ मिल रहा है, उसको कहते हैं खीरा पद।
हाँ, वो शुगर, पिसी हुई शुगर, गरी, मखाने, किशमिश ऐसे डाल के होता है। उसको बोलते हैं खीरापत। ये बिल्कुल जनरल है, बिल्कुल मुंबई में जाएंगे तब भी आपको खीरापत तो खीरापत अगर प्रसाद में नहीं है तो बेकार है। अच्छा, मतलब मेन प्रसाद वही? मेन प्रसाद आरती के बाद वही दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आरती सुबह शाम दोनों समय होती होगी कि 3 टाइम की आरती होती है? दोनों टाइम आरती होती है, दोनों। 2 टाइम की आरती। और आपसे जुड़कर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आई, हम सबको मान दिया, इसका आपका धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से मिलने का हमें अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। आपने जो ये संभाला हुआ है, जो पूरा का पूरा गणेश जी जी, की स्थापना करना, पूजा करना, हाँ जी। उनकी अर्चना करना, जी। तो ये भक्ति में आपका जो नाम भी है, हमने सुना है विनायक, जी, है ना, जी, गणेश जी हाँ, के हाँ, नाम मैं पर। उन्हीं के तो नाम कितने का सालों से आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं? मैं करीब आ रहा हूँ, 2-4-5 साल को यहाँ हो गए करते करते। बीच बीच में मैं और कहीं अन्य में कहीं चला जाता हूँ, तो इस बार भी उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, आप ही आइए और आप ही गणेश जी के यहाँ पर, और आपका नाम भी गणेश जी है, तो आप उन्हीं के स्वरूप हैं, तो आप आकर के उनकी सेवा करिए। इसलिए मैं यहाँ पर आके उनके अब अनंत चौदस तक बराबर इनकी पूजा करूँगा। तो विशेषकर यहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी के टाइम भीड़ रहती है, जी तो रोज आप सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करते हैं? जी हाँ, हम रोज सुबह शाम दोनों जगह, सुबह हमारा यहाँ का उनका अभिषेक वगैरह रहता है, अभिषेक करते हैं और गणेश जी के आवर्तन होते हैं, उनका पाठ करते हैं। उसके बाद में फिर 8 बजे तक इनकी आरती हो जाती है। आरती होने के बाद फिर मैं सबको प्रसाद देने के लिए सबकी सभी भक्तों की अर्जी लगा करके उनको कहता हूँ कि सारा सबका कष्ट दूर हो, जिसके मन में जो इच्छाएं हैं, हे विघ्न विघ्नता, सारी आप सभी विघ्नों को हर करके सबको प्रसाद दीजिए, घर में सुख समृद्धि शांति दीजिए। बिल्कुल, वो तो विघ्न हरता है, तो सबके विघ्न तो वो हरेंगे ही हरेंगे। एक बात और बताइए, जो हमें पता चली है कि आप तात्या टोपे खानदान को बिलोंग करते हैं, जी हाँ, उनके जी हाँ। खानदान से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ऐसा है। सन 1800 करीब से 10 से पहले की ये बात है। पूना में नाना साहब पेशवा का साम्राज्य था, वहीं सब वहाँ सब रहते थे। और हमारे बाबा जो हैं पांडुरंग राव टोपे, तात्या टोपे के पिताजी, ये रहते थे येवला, जिला नासिक येवला में। येवला की जब उन्होंने उनकी पेशवाओं ने उनकी बड़ी ख्याति सुनी कि वो बड़े दशग्रंथी विद्वान हैं और सारा बढ़िया उनका रास्ता वैसा है, तो उन्होंने अपना आश्रय दे करके पूना में रहने के लिए बुला लिया। तो उनका पूरा परिवार पूना में चला गया। तब वो येवले करके नाम से प्रसिद्ध थे पहले, क्योंकि येवला में रहते थे, इसलिए उनका नाम येवलेकर था। इसके बाद में जब अंग्रेज से कोई संधि हुई, संधि में उन्होंने ये कहा कि आप हमारा पूना से छोड़ करके आप कहीं बनारस, इलाहाबाद या अन्यत्र कहीं बिठूर वगैरह जहाँ आप जाना चाहें जाइए आप। तो उन्होंने अपना कुछ लोगों को लेकर के और काफ़ी दूर भ्रमण किया। इलाहाबाद उनको पसंद नहीं आया और फिर बाद में वहाँ और बनारस गए, वहाँ भी कुछ घाटों के ऐसा अच्छा उनको नहीं समझ में आई, तो वो भी उन्होंने इसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने ब्रह्मावत आके देखा, तो वहाँ पर जब स्वयं वहाँ ब्रह्मा जी ने बैठ के घाट पर तपस्या की है, तो ये स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग सब यहीं पर आएंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ से पूरा निष्कास होने के बाद नाना साहब पेशवा ब्रह्मावत बिठूर आ गए। वहीं पर उन्होंने अपना वास्तव्य बनाया। 52 बीघे में पेशवाओं साहब का अपना स्थान बनाया और उसी से करीब आधा पौन किलोमीटर दूर तात्या टोपे को जगह दी, उनके परिवार वालों को। वहाँ पर वो रहे। रानी की, तात्या टोपे की हमेशा वो होती रहती थी, मीटिंग होती थी, वो होता था। टोपे के नाम से मशहूर हो गए, पूरे भारत में कैसे होता रहा। ऐसे हम लोग तात्या करके जाने। अरे मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है ना? जी बिल्कुल। आशीर्वाद है आपको, पूरे आप ऐसे बढ़िया कार्य करिए और आपका नाम रोशन करिए, यही पप्पा के सामने प्रार्थना करेंगे कि आप अपने सारे कार्य में सफल हो। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा।
बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम को कवर किया। इससे हमारे जो गणेश उत्सव की जो वो है प्रथा को और बढ़ाया, इसका ये जो है हमारा ये उत्साह बढ़ता है और अगले साल आपके ही के कारण और उत्साह से हम लोग ये कार्यक्रम बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें मौका दिया यहाँ आने का। हम कहेंगे मौका देने वाले वो हैं, और भी गणपति जी ने हमें बुलाना था बिल्कुल। अपने दर, उन्होंने बुलाया। जी जी, यहाँ और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, बुलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य रहेगा हमारा। तो आज आपने दर्शन किए हमारे साथ गणपति बप्पा के, और ऐसी जगह पर आज हम आपको लेकर आए हैं जहां पर आपको अपनी संस्कृति से रूबरू होने का भी एक मौका मिला होगा। हमारा जो देश है वो जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और ऐसे में अगर हम हर संस्कृति को पहचानें, उससे रूबरू हों और उससे कुछ ना कुछ जानकारी लें और उससे कुछ ना कुछ सीखें, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान इनका भी होगा और बहुत बड़ा हमारा भी फ़ायदा है। हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ हम आने वाली अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ नया सिखा भी सकते हैं। तो करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वृंदा को अपना प्यार देना मत भूलिएगा, कमेंट करके, लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करके। गणपति बप्पा मोरया।